बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 7 जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन चैप्टर के अंतर्गत पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इस पार्ट में आपको अनुलेखन अथवा ट्रांसक्रिप्शन को बहुत ही आसान तरीके से चित्रों के माध्यम से समझाएंगे। एक बार आप देखिएगा पूरा समझ जाएंगे। तो पहले इसको अच्छी तरीके से समझाएंगे, इसके बाद परीक्षा में कैसे लिखें, लिखना भी बताएंगे विद नोट्स। तो चलिए सबसे पहले अनुलेखन किसे कहते हैं ये बता देते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, डीएनए में GCAT लिपि में आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण के संदेश को आरएनए में GCAU लिपि में अनुलिपीकरण की क्रिया को ही अनुलेखन कहा जाता है। देखिए ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन और आरएनए में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल होता है। यानी कि थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसे ही क्या कहेंगे, अनुलेखन या फिर क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। देखिए जैसे ये डीएनए है, ये एक डीएनए खंड है, मान लेते हैं ये एक डीएनए खंड है। और हम सभी लोग जानते हैं जो डीएनए खंड होता है इसमें जो ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ता है और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन से जुड़ता है। इसी तरह से जो एडेनिन है ये डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ता है और थाइमिन डबल बॉन्ड एडेनिन से जुड़ता है। अब अगर आरएनए की बात की जाएगी तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए में क्या होता है कि जो ग्वानिन है ये ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ता है और जो एडेनिन है ये डबल बॉन्ड थाइमिन से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें थाइमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो जहां जहां पर टी होगा वहां वहां पर यू हो जाएगा। देखिए थाइमिन की जगह पर यूरेसिल हो गया है तो यूरेसिल से जुड़ जाएगा इस तरह से, और फिर थाइमिन एडेनिन से जुड़ेगा, इस तरह से होगा। तो केवल ये चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर में। तो देखिए जैसे ATGC ये मान लीजिए डीएनए में था, तो यहां पर जब आरएनए बना है तो जहां पर टी होगा यहां पर यू हो जाएगा, AUGC हो जाएगा, AUGC। इस तरह से आरएनए का निर्माण होता है। तो परिभाषा आपको समझ में आई क्या है कि थाइमिन की जगह पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। जहां पर थाइमिन होगा वहां पर यूरेसिल हो जाएगा, बाकी क्षार युग्म वही रहेंगे। तो इस तरह से इसकी परिभाषा हम बता सकते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए की एक रज्जुक या एक स्ट्रैंड या टेम्पलेट से आनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अनुलेखन का समय क्या है और स्थान क्या है। अनुलेखन का समय व स्थान यानी टाइम एंड प्लेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आपको बता दें जो अनुलेखन क्रिया होती है, जैसे कोशिका है और ये कोशिका का केंद्रक है, ये पूरी क्या है, कोशिका है। तो कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर ही अनुलेखन होता है। अनुलेखन कहाँ होता है, कोशिका के केंद्रक में अनुलेखन की क्रिया होती है। कोशिका के केंद्रक में या न्यूक्लियस में अनुलेखन की क्रिया होती है। तो ये तो हो गया कि कहां पर होती है। अब समय क्या होता है, तो आपको बता दें जो कोशिका विभाजन होता है या जो सेल डिवीजन होता है उसकी इंटरफेज अवस्था की जीवन व G2 उप अवस्थाओं में अनुलेखन होता है। क्या बताएंगे कि जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन में जो अंतर अवस्था होती है, इंटरफेज का क्या मतलब है, जो अंतर अवस्था होती है, ये जो इंटरफेज है इसकी G1 व G2 उप अवस्थाओं में
अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। प्रश्न उठता है कि अनुलेखन की खोज किसने की, यानी डिस्कवरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको बता दें, हारोविज एक वैज्ञानिक थे। वीज और स्टीवेंस, वीज और स्टीवेंस ने जो आरएनए का संश्लेषण है, जो आरएनए बनने की क्रिया है, इसकी खोज की थी। वीज स्टीवेंस ने आरएनए बनने की क्रिया की खोज की थी। चलिए जानते हैं कि अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी, यानी अनुलेखन के लिए क्या क्या जरूरी होगा, कौन कौन से मटेरियल चाहिए होंगे। अब देखिए, अनुलेखन के लिए आवश्यक सामग्री या मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, कौन कौन सी चीजें जरूरत होती है। देखिए, पहली चीज तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दूसरी चीज क्या चाहिए, इस एंजाइम से जुड़ा सिग्मा कारक चाहिए। चाहे आप बता सकते हो सिग्मा फैक्टर। तो आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर या सिग्मा कारक हो गया। फिर तीसरा क्या होगा, डीएनए टेम्पलेट चाहिए। डीएनए टेम्पलेट भी चाहिए, और या फिर आप डीएनए खंड भी इसको कह सकते हैं। फिर आगे क्या चाहिए, तो चारों प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, चारों प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड कौन कौन से, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी, ये चार प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये भी चाहिए। और क्या चाहिए अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो धातु आयन Mg++ अथवा Mn++ सहकारक के रूप में भी ये चाहिए। चलिए जानते हैं कि अनुलेखन की इकाई कौन कौन सी होती है। देखिए, अनुलेखन की इकाई अथवा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए में जो अनुलेखन की क्रिया होती है या जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसकी इकाई के तीन मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं, नंबर 1 प्रमोटर। पहला क्या है, प्रमोटर। हिंदी में इसे उन्नायक कहा जाता है। प्रमोटर को क्या कहते हैं, हिंदी में उन्नायक कहते हैं। और दूसरा क्या है, सिस्ट्रॉन या फिर संरचनात्मक जीन, ये दूसरी इकाई होती है। और फिर तीसरा क्या है, टर्मिनेटर या इसे समापक भी कहा जाता है, समापक। तो ये तीन होते हैं। जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर क्या है, ये डीएनए जो होता है, डीएनए का वह भाग होता है। तो प्रमोटर या उन्नायक क्या है, देखिए वीडियो बंद हो गया था तो थोड़ा सा हम पढ़ा चुके थे, फिर से बता देते हैं। प्रमोटर या उन्नायक क्या होते हैं, डीएनए का वह भाग जहां से अनुलेखन शुरू होता है उसे ही प्रमोटर कहा जाता है या उन्नायक कहा जाता है। जहां से अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, जैसे ये एक डीएनए खंड है, तो इसमें जैसे यहां से अनुलेखन शुरू हुआ तो इसे ही प्रमोटर या उन्नायक कहा जाता है। यानी कि यहीं से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, या कह लीजिए कि जहां से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसी स्थान को प्रमोटर या उन्नायक कहा जाता है। फिर दूसरा है सिस्ट्रॉन या संरचनात्मक जीन। तो डीएनए का वह भाग जिसमें आनुवांशिक सूचनाओं से आरएनए बनता है। डीएनए का ऐसा भाग जिसमें आनुवांशिक सूचनाओं से आरएनए बनता है उसे ही सिस्ट्रॉन या संरचनात्मक जीन कहा जाता है। अब जो टर्मिनेटर है, यह डीएनए का वह भाग होता है, डीएनए का वह भाग जिस पर आरएनए का अनुलेखन समाप्त
होता है। देखिए, अनुलेखन की क्रिया विधि या मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, भी इसको चित्रों के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि जो अनुलेखन होता है या जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये कई पदों में, ये क्रिया कई पदों में पूरी होती है। कई पदों में ये क्रिया पूरी होती है। आपको बता दें कि जैसे ये एक डीएनए खंड है, इस डीएनए खंड में एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड होता है, और इसमें नाइट्रोजन बेसेस जुड़े रहते हैं। ये जो स्ट्रैंड है ऊपर वाला, इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और ये जो नीचे वाला है, इसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को ही टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को ही। तो आरएनए बनने की क्रिया है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड पर ही बनती है। यानी जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, यह क्रिया हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ही होती है। यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड पर ही अनुलेखन की क्रिया होती है। जी आप समझ गए कि नहीं, कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले पर ही अनुलेखन की क्रिया होती है। चलिए चित्र के माध्यम से इसके मैकेनिज्म या क्रिया विधि को समझा देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम हम लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, ये मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरी होती है। एक तो इनिशिएशन होता है, और दूसरा इलॉन्गेशन होता है, इलॉन्गेशन चरण होता है, और तीसरा टर्मिनेटर होता है, टर्मिनेटर। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरू होना। आपको बता दें, प्रमोटर जो साइट होती है, यहीं से जो आरएनए पॉलीमरेज है आकर के जुड़ता है। देखिए, ये आरएनए पॉलीमरेज इसी प्रमोटर साइट से आकर के आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, और सिग्मा कारक के साथ में। यानी जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहां पर जुड़ा, तो जुड़ने पर क्या हुआ कि उसके साथ में सिग्मा कारक आ गया उसको स्टार्ट करने के लिए। लिखा है आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर अटैच्ड प्रमोटर। तो जो प्रमोटर साइट थी, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आया और चिपक गया, उसी के साथ में सिग्मा कारक आया उसको आगे बढ़ाने के लिए, या कह लीजिए कि उसको धक्का देने के लिए। जैसे TTGACA प्रमोटर स्थल होते हैं, TTGAC, या फिर दूसरा एक प्रमोटर स्थल होता है TATAAAT। इसे टाटा बॉक्स भी कहा जाता है, टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। तो यहीं से, यानी ये प्रमोटर स्थल होते हैं, और यहीं से आरएनए का अनुलेखन होता है या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया शुरू होती है। तो इसी जगह पर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, बैठा, और उसी को धक्का देने के लिए कह लीजिए सिग्मा कारक आया, और सिग्मा कारक ने जो आरएनए अनुलेखन की क्रिया थी उसको स्टार्ट करवा दिया, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया स्टार्ट करवा दिया। अब जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया स्टार्ट हो गई है, तो ये जो सिग्मा फैक्टर था ये रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा। सिग्मा फैक्टर हट गया है, और हटने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे करके ये जो बबल्स हैं इनको खोलता जाएगा, यानी अनवाइंडिंग करता जाएगा डीएनए को, और धीरे धीरे करके आरएनए बनता रहेगा। आरएनए बनने में मैंने आपको बताया है कि जो एडेनिन है ये थायमीन से जुड़ता था, तो थायमीन जहां जहां पर होगा वहां पर यूरेसिल हो जाएगा। जहां जहां पर थायमीन है वहां वहां पर यूरेसिल जुड़ता जाएगा। इस तरह से ये आरएनए बनता जाएगा। तो इनिशिएशन का मतलब शुरू हो गया है, और शुरू होकर के सिग्मा कारक हट गया है, ये आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अब इलॉन्गेशन का मतलब ये बढ़ता जाएगा, ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। देखिए, इनिशिएशन स्टार्ट कर दिया, प्रक्रिया शुरू हो गई, आरएनए बनना शुरू हो गया है, और इलॉन्गेशन में ये बढ़ता जाएगा, आरएनए खंड बढ़ता जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इसके बाद जब ये आरएनए पूरा बन जाएगा इलॉन्गेशन में, तो यहाँ रो फैक्टर आ जाएगा, और रो फैक्टर का कार्य ये होता है कि वहां से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको हटाना, और ये जो आरएनए बना हुआ है इसको भी यहाँ तोड़कर अलग करना।
तो आरएनए को भी अलग कर देता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को भी ये रो फैक्टर अलग कर देता है। फिर टर्मिनेशन ऑफ आरएनए यहां से टर्मिनेट हो गया, देखिए रो फैक्टर के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया, रो फैक्टर ने इसको अलग कर दिया है और फिर इस तरह से ये आरएनए खंड अलग हो जाता है। चलिए अब आपको इसको बताते हैं कि परीक्षा में कैसे लिखें कि अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो देखिए अनुलेखन या अनुलिपीकरण भी इसे कहा जाता है या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए में GCAT लिपि में आबद्ध प्रोटीन के संश्लेषण के संदेश को आरएनए में GCAU लिपि में अनुलिपीकरण की क्रिया को ही अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप डीएनए अणुओं की विशेष खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में आरएनए अणुओं का संश्लेषण होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस क्रिया को उत्प्रेरित करता है। फिर हेडिंग डालेंगे अनुलेखन का समय व स्थान। अनुलेखन कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है। यह क्रिया कोशिका चक्र की इंटरफेस की G1 और G2 उप अवस्थाओं में होती है। और अगर खोज की बात की जाए तो हारोविज, वीज तथा स्टीवन नामक 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों ने आरएनए संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया की खोज की थी। फिर अगली हेडिंग है अनुलेखन के लिए आवश्यक सामग्री। तो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज और उससे जुड़ा सिग्मा कारक, डीएनए का सांचा, चारों प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, यूटीपी, धातु आयन Mg++ तथा Mn++ सहकारक के रूप में। फिर लिखेंगे अनुलेखन की क्रिया विधि। तो यह क्रिया कई पदों में पूरी होती है, जिसमें से पहला पद है आरएनए पॉलीमरेज का डीएनए द्विकुंडली से जुड़ना। किसी प्रोटीन के संश्लेषण का सिग्नल प्राप्त होने पर सबसे पहले डीएनए द्विकुंडलिनी के उस संबंधित भाग से हिस्टोन प्रोटीन अलग हो जाती है जिससे आरएनए का संश्लेषण होना है। अब एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जुड़ता है। अब उसी के साथ सिग्मा कारक भी जुड़ जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में टाटा बॉक्स से अनुलेखन शुरू होता है। फिर दूसरी हेडिंग है, दूसरा चरण है डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का अलग होना। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रिब्नो बॉक्स या टाटा के लगभग मध्य से डीएनए द्विकुंडलिनी के दोनों वलयकों को अलग करना शुरू करता है। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज अणु डीएनए पर आगे बढ़ता जाता है, डीएनए के वलयक अलग अलग होते जाते हैं। इस प्रकार आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए श्रृंखला का 5' to 3' दिशा में संश्लेषण करता है। हेडिंग डालेंगे क्षारक युग्मन। तो डीएनए 3' to 5' वलयक से नाइट्रोजन बेसेस जुड़ना शुरू करते हैं। अतः डीएनए के सार्थक रज्जुक के ए के सामने यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, सी के सामने ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जी के सामने साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और टी के सामने एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। चित्र बनाने के बाद फिर लिखेंगे राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन। इस तरह से शॉर्ट ले लीजिए, मोनोफॉस्फेट में चेंजेस हो जाएगा। फिर आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। दीर्घीकरण कैसे होगा? देखिए दीर्घीकरण के लिए ये शॉर्ट आप ले लीजिए, ये दीर्घीकरण का हो जाएगा। और इसके बाद समापन, तो जीन के दूरस्थ सिरे पर स्थित समापन स्थल पर पहुंचने पर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए श्रृंखला से अलग हो जाता है और आरएनए का संश्लेषण समाप्त हो जाता है। इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को आरएनए बनने की क्रिया को समझाया या अनुलेखन को समझाया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।